नीचे भारत के सेक्रेटरी फाइनेंस और सेक्रेटरी डिफेंस के दस्तखतों के साथ रूसी वफद के सरबराह के दस्तखत भी थे, मगर जिस चीज की से तलाश थी वो वहाँ नहीं थी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्रिप्शन के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक बिला ताहीर पहुँचती रहे। तारसेठ ने गाड़ी आगे बढ़ाई और एक चौक में खड़े हुए पब्लिक टेलीफोन बोर्ड से मार्गरेटा को क्लब में फोन किया और कहा, इस किताब में जो तुमने मुझे दी है बस चीजें जिसकी मुझे जरूरत थी वो दर्ज नहीं है। मार्गरेटा ने कहा, मैंने किताब इसी हालत में खरीदी थी, मैं क्लब से निकलकर तुम्हारी तरफ से होती आऊंगी, सारी बाज़बानी करूंगी। तार ने कहा, मैं रेस्ट हाउस में ही आऊंगा। मार्गरेटा ने टेलीफोन बंद कर दिया। रेस्ट हाउस में कमांडो इमरान और जिब्रान तार सेठ के इंतजार में बैठे थे। तार ने कमरे में दाखिल होते ही किताब में से मुआहदे की दस्तावेज की फोटोकॉपी इमरान को देते हुए कहा, मार्गरेटा ने मुआहदे की फोटोकॉपी दे दी है मगर इसमें तजारती आइटम्स दर्ज नहीं है, जंगी साजो सामान का कहीं कोई जिक्र ही नहीं। इमरान बोला, फिर तो ये दस्तावेज हमारे लिए बेकार है। मार्गरेटा से पूछना था कि इसमें इस असला और दीगर फौजी सामान का जिक्र क्यों नहीं है, जबकि यह तस्दीक शुदा बात है कि यह तजारती मुआहदा नहीं है बल्कि जंगी मुआहदा है। स्टार बोला, मैंने गाड़ी में यह दस्तावेज पढ़ी थी और एक जगह से मार्गरेटा को फोन करके पूछा था। इसने कहा है कि वो खुद यहाँ आकर बात करेगी। इस वक्त 8 बजे है, वो 9 बजे रात को क्लब से निकलती है। ये लम्हे भी एक तकलीफ दे इंतजार की घड़ियां थी। ठीक 9 बजे स्टार सेठ ने मार्गरेटा को क्लब फोन किया। मालूम हुआ कि वो भी निकल कर गई है। कुछ देर पहले मार्गरेटा ने पुराने मॉडल की सीधा गाड़ी लान में दाखिल हुई। कमांडो जिब्रान और इमरान को देखकर मार्गरेटा थोड़ी हिचकिचाई। स्टार सेठ ने कहा, ये मेरे साथी हैं, इनकी फिक्र ना करो, जो बात कहना चाहती है खुलकर बयान करो। मार्गरेटा स्टार सेठ के पास सोफे पर बैठ गई। स्टार सेठ ने दस्तावेज की फोटोकॉपी निकाल कर सामने रख दी और कहा, इसमें वार पैकेट के सिलसिले में भारत को मिलने वाली रूसी फौजी अमदाद का कहीं जिक्र नहीं है। हमें तो इनकी जरूरत थी, यह दस्तावेज तो हमारे लिए बेकार हैं। मार्गरेटा बोली, स्टार ये वो असल मुआहदे की फोटोकॉपी है जो 2 रोज पहले ताजमहल होटल में रूस और भारत के दरमियान तय पाया था। इस पर दोनों वफद के लीडर का दस्तखत हैं, सरकारी मोहरें भी लगी हुई हैं। इस दस्तावेज की फोटोकॉपी अपनी जान की बाजी लगाकर किस तरह हासिल की है ये मैं ही जानती हूँ। अब अगर इसमें आप लोगों की पसंद की कुछ आइटम दर्ज नहीं है तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। स्टार सेठ को थोड़ा गुस्सा आ गया। इसने जेब से भरा हुआ जर्मन पिस्तौल निकाल कर मेज पर रख दिया और मार्गरेटा की आंखों में आंखें डालकर कहा, मार्गरेटा तुम देख रही हो इस वक्त पिस्तौल का रुख तुम्हारी तरफ है और तुम ये भी जानती हो कि मैं इसे चलाना और इसकी गोलियां दुश्मन के सीने में उतारना भी जानता हूँ। मार्गरेटा का रंग हो के मारे सफेद पड़ गया। स्टार सेठ ने पिस्तौल उठाकर अपनी जेब में रख लिया और मार्गरेटा के हाथ को हिलाते हुए कहा, घबराने की जरूरत नहीं है, तुम मेरी दोस्त हो। मैं नहीं समझता कि कभी मुझे इस पिस्तौल की गोलियां तुम्हारे जिस्म में उतारनी पड़ेंगी। मुझे यकीन है कि ऐसी नौबत नहीं आएगी। ये हो ही नहीं सकता कि इस मीटिंग में रूस और भारत का मबैन जंगी मुआहदा ना हुआ हो और किसी न किसी जगह इस मुआहदे की रोज से भारत को सप्लाई किए जाने वाले फौजी साजो सामान की तफसील ना लिखी हो। मुझे यकीन है ये दस्तावेज ने खुफिया रखे हुए हैं, जरूर फौजी कौंसल खाने में मौजूद होंगे। तुम्हें हर हालत में इसका खोज लगाकर इसकी एक कॉपी हमें मुहैया करनी पड़ेगी। मेरा ख्याल है मैं जो कुछ कह रहा हूँ तुम इसका मतलब समझ रही हो। मार्गरेटा ने अपने आप को संभाल लिया था। वो जानती थी कि अगर इसमें इन लोगों की तसल्ली ना की तो इसे ना सिर्फ ये 50,000 रुपए वापस देना पड़ेंगे बल्कि मुमकिन है इसके साथ स्टार सेठ के आदमी कुछ और भी करेंगे। चनाचा वो हर हालत में इनकी तसल्ली करना चाहती थी। इसने कहा, स्टार सेठ परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी मतलूबा दस्तावेज रूसी कौंसलत में मौजूद है तो यकीन करो मैं इसकी फोटोकॉपी लाने की सातोड़ कोशिश करूंगी। मुझे सिर्फ 2 दिन की मोहलत दो। स्टार सेठ ने बड़े प्यार से मार्गरेटा का गाल टकराते हुए कहा, सिर्फ मोहलत ले लो, जरूर मोहलत ले लो मगर 2 दिन की, इससे ज्यादा की गुंजाइश नहीं। ठीक है, मार्गरेटा ने कहा और जाने की इजाजत तलब की। स्टार सेठ इसे छोड़ने इसकी गाड़ी के तक गया। जब मार्गरेटा की गाड़ी रेस्ट हाउस से बाहर निकल गई तो स्टार सेठ ने इमरान और जिब्रान के सामने बैठे हुए कहा, अब ये काम जरूर करेगी चाहे इसे कुछ ही क्यों ना करना पड़े। मैं ये भी नहीं चाहता कि वो 50,000 की रकम वापस कर दे, मजीद 2 दिन पहाड़ की तरह काटने पड़े। तीसरे दिन मार्गरेटा का स्टार सेठ को फोन आया कि वो आज रात 9:15 बजे रेस्ट हाउस पहुंच रही है। इसके सिवा इसने फोन पर कोई बात ना की और फोन बंद कर दिया। रात को क्लब की ड्यूटी से फारिग होकर मार्गरेटा ठीक 9:15 बजे रेस्ट हाउस पहुंच गए। कमांडो इमरान, जिब्रान और स्टार सेठ इसके इंतजार में बैठे थे। रेस्ट हाउस में सवाए बूढ़े मुलाजिम के और कोई नौकर नहीं होता था। जब मार्गरेटा आती थी या जिब्रान और इमरान
के साथ स्टार सेठ गुफ्तगू कर रहा होता था तो बूढ़े मुलाजिम को भी बगैर पूछे कमरे में आने की इजाजत नहीं होती थी। स्टार सेठ ने मार्गरेटा से पूछा कि क्या वो खुशखबरी लाई है। वो बोली, ये ना तो खुशखबरी है और ना ही बुरी खबर है, बल्कि बिल्कुल सही खबर है कि रूस और भारत का माबैन तय पाने वाले जंगी मुआहदे की असल कॉपी एक ब्रीफ केस में बंद करके बम्बई की गोदी में जो रूस का तजारती जहाज लंगर अंदाज है इसके कैप्टन के हवाले कर दी गई है, ताकि इसके चुराए जाने का कोई इम्कान ही ना रहे, क्योंकि ताजमहल होटल में या भारत में इसके चुराए जाने का खतरा मौजूद था। रूसी जहाज पर तो किसी भारतीय या गैर मुल्क के बाशिंदे को जाने की इजाजत ही नहीं। ये बिल्कुल पक्की खबर है। ब्रीफ केस का रंग क्या है और इस पर सूरह रोमन हरूफ में CCP लिखा हुआ है। ब्रीफ केस का जो ताला लगा हुआ है वो कंप्यूटर के हिस्से हैं। ये हिस्से कितने हैं और कौन कौन से हैं? इमरान ने पूछा। मार्गरेटा ने कहा, ये मुझे भी मालूम नहीं हो सका, मैं इसका सुराग लगाने में लगी हुई हूँ। कल रात मैंने इसी मकसद के लिए रूसी कौंसलखाने के फौजी मशीर को अपने घर रात को खाने पर बुलाया है। कल रात खाने के बाद वो इसका दौरा भी करेगा। इसी दौरान मैं किसी न किसी तरह कर्नल से ये काम कर लूंगी कि ब्रीफ केस के ताले के हिस्से कौन कौन से हैं जिनसे ब्रीफ केस खुल जाता है। ये मैंने पता कर लिया है कि इन खुफिया हरूफ का तालों का जोड़ मशीर को मालूम है। स्टार सेठ ने कहा, यह बड़ा नाजुक काम है मार्गरेटा। कर्नल सफारतकार है और ये लोग बड़े होशियार होते हैं। इसे जरा सा भी शक पड़ गया तो वो ना सिर्फ ये कि तुम्हें कुछ न कुछ कहेगा, वो ना सिर्फ ये कि तुम्हें मार डालेगा, बल्कि मुमकिन है तुम्हें भी रूसी कौंसल की मुलाजमत से जवाब मिल जाए। वो ना सिर्फ ये कि तुम्हें कुछ कहेगा, बल्कि मुमकिन है कि तुम्हें भी रूसी कौंसल खाने की मुलाजमत से जवाब मिल जाए। मार्गरेटा ने सांस भरकर कहा, स्टार सेठ, ये खतरा मुझे मोल लेना ही होगा, और जहाँ तक काम का तल्लक है तो तुम फिक्र न करो। मुझे सफारत आने की नौकरी करते कई साल बीत गए हैं। सफारतकार की तमाम कमजोरियों से वाकिफ हो चुकी हूँ और मुझे इन चारों चित गिराने का डंग आता है। मैं बस यही कहने आई थी। अब मैं इसी वक्त तुम्हारे पास आऊंगी। अब मैं चलती हूँ। जब मार्गरेटा चली गई तो स्टार सेठ बोला, इसने एक नई कहानी सुना दी है, लेकिन मैं इस औरत को जानता हूँ। इसने झूठ नहीं बोला। ये जो कुछ कह रही है सच कह रही है और मुझे यकीन है कि ये कंप्यूटर ताले का खुफिया कोड हासिल करने की पूरी कोशिश करेगी। कमांडो इमरान कहने लगा, अगर ये सब कुछ हकीकत पर मबनी है तो सूरत हाल बिल्कुल बदल गई है। कोई और लाइन ऑफ एक्शन तैयार करना पड़ेगी। जिब्रान ने कहा, लाइन ऑफ एक्शन का फैसला परसों मार्गरेटा के आने के बाद होगा। अगर ब्रीफ केस के ताले का कोड ले आती है तो ठीक है, अगर नहीं लाती तो फिर सोचेंगे इस ब्रीफ केस को रूस के तजारती जहाज से उड़ाने के लिए क्या किया जाए। स्टार सेठ कहने लगा, ये काम बहुत रूस का तजारती जहाज लगता है इसी मकसद के लिए आया है। इमरान ने कहा, इस मकसद के लिए ना भी आया हो, जब भी अपने मुल्क की कोई खुफिया दस्तावेज महफूज रखने के लिए बहरी जहाज सबसे ज्यादा काबिल एतबार होता है, क्योंकि वो तो एक तरफ से दूसरे मुल्क का छोटा सा टुकड़ा समंदर में आकर खड़ा हो जाता है। रूसी जहाज रूस की हुकूमत ही होगी। यही बात मेरे लिए एक मंबा बनी हुई है कि अगर ब्रीफ केस के ताले का कोड मालूम हो भी गया तो रूसी जहाज पर किस बेस में जाएंगे, और जहाज पे जाए बगैर हम जंगी मुआहदे की असल कॉपी कभी हासिल नहीं कर सकते। स्टार सेठ बोला, इसे परसों आने दो, देखते हैं वो थैले में क्या निकालती है। वो रात के 10-10 बजे तक बातें करते रहे। फिर स्टार सेठ चला गया। दूसरे दिन भी उम्मीद और नाउमीदी की हालत में गुजर गया। तीसरे दिन इमरान ने स्टार सेठ को इसके ऑफिस फोन किया और कहा, मार्गरेटा को फोन करके पूछे कि रात किसने कर्नल की जो हास दावत की थी इसका क्या नतीजा निकला। स्टार सेठ बोला, मैं जहाँ मार्गरेटा का काम करती हूँ, कौंसलेट में जहाँ मार्गरेटा काम करती है, इस किस्म का फोन करना ना सिर्फ मार्गरेटा के खुद बल्कि हमारे लिए भी खतरा हो सकता है। वैसे मैंने मार्गरेटा से कोई बात करनी होती है तो रात को इसे क्लब में ही फोन करता हूँ, कौंसलेट में कभी फोन नहीं किया। फिक्र नहीं करो, मार्गरेटा इस किस्म के मामलात को यारी के साथ सुलझाना जानती है। मुझे यकीन है इसने मैदान मार लिया होगा। मैं रात को जल्दी आ जाऊंगा। और स्टार सेठ ने फोन बंद कर दिया। रात को स्टार सेठ 8 बजे तक रेस्ट हाउस गया। उन्होंने 8:30 बजे खाना खाया और लॉन में बैठकर कॉफी पीने लगे। टेलीफोन स्टार सेठ ने वही मंगवा लिया था। ठीक 9 बजे इसने मार्गरेटा को क्लब में फोन किया और कहा, मैं स्टार सेठ बोल रहा हूँ। मार्गरेटा ने कहा, मेरा इंतजार करो, मैं आधे घंटे तक पहुँच जाऊंगी। मामला ठीक भी हो गया है। और मार्गरेटा ने फोन बंद कर दिया। स्टार सेठ
इमरान और जिब्रान से कहने लगे, मैं ना कहता था ये बड़ी होशियार औरत है, इसे स्वारकारों तक को लुभ नाना आता है। कह रही थी कि मामला ठीक हो ही गया है। कमांडो इमरान और कमांडो जिब्रान के चेहरों से किसी किस्म का रद्द अमल का इजहार न हुआ। दरअसल इनका जहन इसी जोर से ये सोच रहा था कि रूसी जहाज पर किस तरह दाल होगा जा सकता है। जो वो सोच चुके थे और समझ चुके थे कि जहाज पर चढ़े बगैर ब्रीफ केस हासिल नहीं किया जा सकता और ब्रीफ केस को वहीं खोलकर जंगी मुआहदे की फोटो कॉपी हासिल करना इससे ज्यादा जरूरी है। वो ब्रीफ केस उड़ाकर भी नहीं लाना चाहते थे क्योंकि ब्रीफ केस चोरी हो जाने की सूरत में भारतीय हुकूमत मुआहदे की शिकें यानी एटमों में तब्दीली कर सकती थी। इमरान और जिब्रान चाहते थे कि ब्रीफ केस जहाज के कैप्टन के पास ही रहे और मुआहदे की फोटो कॉपी इनके पास आ जाए और ना रूसी हुकूमत और ना इंडियन गवर्नमेंट को पता चल सके कि मुआहदे की कॉपी हुकूमत पाकिस्तान के पास पहुंच गई है। मार्गरेटा ठीक 9:15 बजे इसके पास गई। इनकी आंखें बता रही थी वो कल की सारी रात जागती रही है। कहने लगी, स्टार सेट कोड मुझे मिल गया है। ये मैंने कर्नल से किस तरीके से हासिल किया ये मैं ही जानती हूँ और मैं बताना भी नहीं चाहती। इसके बाद मार्गरेटा ने पर्स में से एक छोटी सी नोटबुक निकाली। इसके एक सादा सफ़े पर कुछ हरूफ लिखे हुए थे। मार्गरेटा ने वो सफ़ा पढ़कर स्टार सेट के हवाले करके कहा, ये वो हिस्से हैं जिनको ब्रीफ केस के तालों पर दबाने से मुझे यकीन है कि ब्रीफ केस खुल जाएगा। स्टार सेट ने कागज पर लिखे हुए इंसू को गौर से देखा और कागज कमांडो इमरान को दे दिया। ये कुल 7 हिस्से थे जिनमें 0 का हिस्सा 3 बार आता था। स्टार सेट करने लगा, हो सकता है कर्नल ने तुमसे अपना मतलब निकालने के लिए ब्लफ चाल चली हो और तुम्हें गोल्ड कोड दे दिया हो। मार्गरेटा बोली, तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे इस बात का अंदेशा नहीं था। मैंने इन हजार लोगों में कई साल गुजारे हैं। मैं इनकी राग राग से वाकिफ हूँ। मैं ये हमाकत नहीं कर सकती थी कि कर्नल से खुद पूछती कि इतने सीक्रेट और अहम ब्रीफ केस के क्या कोड हैं। ये मुझे मालूम था कि कर्नल इस किस्म की इंतहाई खुफिया और टॉप सीक्रेट चीजें कहाँ नोट करके रखता है। इसके पास सुरख रंग की एक छोटी सी पॉकेट बुक है। ऐसी चीजें और बाज टेलीफोन के खुफिया नंबर वो इसी पॉकेट बुक में रखता है। ये पॉकेट बुक हर वक्त कर्नल के अंडरवियर की एक खुफिया जेब में रहती है। वहाँ तक सिवाय मेरे और किसी का हाथ नहीं पहुँच सकता। मेरा ख्याल है अब तुम लोग समझ गए होगे ना कि मैंने क्या किया होगा। बहरहाल इतना जरूर बता देना चाहती हूँ कि जब मैंने कर्नल की सुरख पॉकेट बुक से ये नंबर नोट किया था, इस वक्त वो अपने होश में नहीं था। रात मैंने जानबूझकर जिसे शराब ज्यादा पिला दी थी। कमांडो इमरान और जिब्रान कोड के खुफिया हिस्सों को बड़े गौर से देख रहे थे। मार्गरेटा ने सिगरेट सुलगाते हुए स्टार सेठ से कहा, सेठ तुम्हारा और मेरा तल्लक इतना पुराना है कि मैंने तुमसे कभी कोई चीज नहीं छुपाई। मैं जानती हूँ कि तुमने मुझे किस काम के लिए इतनी बड़ी रकम दी है। वो काम मैंने पूरा नहीं किया, अधूरा किया है। इस तरह पूरी रकम पर मेरा हक नहीं बनता। चनाचा मैंने फैसला किया है कि मैं आधी रकम तुम्हें वापस कर दूंगी। बाकी 25,000 रुपये पर्स में अपने साथ लाई हूँ। मार्गरेटा अपने पर्स खोलने लगी तो स्टार सेठ ने इसका हाथ पर अपना हाथ रख दिया और कहा, मेरी जान, मुझे तुम्हारी दोस्ती इन पैसों से ज्यादा अजीज है। मैं ये रकम वापस नहीं लूंगा। इमरान और जिब्रान ने स्टार सेठ के इस जज्बे या हिकमत अमली को पसंद किया। वो मुंबई में बैठकर कश्मीरी औरत परस्तों और पाकिस्तान के लिए जो काम कर रहा था, इसके लिए मार्गरेटा ऐसी औरत से तल्लुकात रखना बहुत जरूरी था। वैसे भी 50,000 रुपए की रकम स्टार सेठ के लिए कोई बड़ी रकम नहीं थी। वो ताजमहल होटल की एक पार्टी के ठेके से इससे 10 गुना ज्यादा कमा लेता था। मार्गरेटा के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई। इसने स्टार सेठ का हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया और बड़े जज्बाती अंदाज में बोली, स्टार जी, वाकई तुमने मुझे खरीद लिया है। स्टार सेठ ने बड़ी बेबाकी से मार्गरेटा का गाल चूम कर कहा, नहीं मेरी जान, तुम्हारी कीमत मेरी नजरों में इससे कहीं ज्यादा है। तुम तो अनमोल हो। मार्गरेटा ने आंखें बंद कर दी और सर सोफे की पुश्त पर लगा दिया। इमरान ने स्टार सेठ की तरफ देखा। वो बड़े मैनी अंदाज में मुस्कुराते हुए आस्ता आस्ता सर हिला रहा था। इमरान और जिब्रान स्टार सेठ की सियासतकारी और सियासी दानिशमंदी की दाद दिए बगैर न रह सके। जिस पर अतर मनसब पर बैठना और जिस नौयत का काम कर रहा था, इसके लिए इन औसाफ का होना बहुत जरूरी था। मार्गरेटा जाने लगी तो स्टार सेठ के गले लग गई, कर मिली। स्टार सेठ इसे छोड़ने इसकी गाड़ी तक गया। कमांडो जिब्रान ने इमरान से कहा, इमरान भाई, ये औरत दिल की बहुत अच्छी है। मुझे डर है अगर ये पकड़ी गई तो सबके नाम बता देगी। स्टार सेठ ने इसे खरीद कर बहुत बड़ा खतरा मोल लिया है। कमांडो इमरान नोटबुक के कागज पर लिखे ब्रीफ केस के कोड
कमरों को देखते हुए कुछ सोच रहा था। कागज तय करके जेब में रखते हुए बोला, स्टार सेठ अहमक नहीं है, एक तजर्बाकार एजेंट है और इसने बड़ी दूर दूर तक जाल फैलाया हुआ है। इसके हाथ बड़े लंबे हैं, अगर ये पकड़ी गई तो बेशतर इसके जुबान को ले कत्ल हो चुकी होगी। स्टार सेठ मार्गरेटा को रुखसत करके आसपास फैलाते हुए इनकी तरफ आ रहा था। कुर्सी पर बैठे हुए बोला, खुफिया कोड तो ये औरत ले आई है, लेकिन अब सवाल ये है कि रूसी जहाज से मायदे की नकल कैसे लाई जाए। ये मेरा ख्याल है कि हमें मिशन का सबसे अहम और खतरनाक मरहला शुरू होने वाला है। कमांडर इमरान ने हल्की सी जमाई लेकर कहा, मेरा ख्याल है इस पर कल कॉल करेंगे, मुझे नींद आ रही है। ये ख्याल रहे कि तुम्हारे पास ज्यादा सोचने का वक्त नहीं है, रूस का जहाज किसी भी वक्त रवाना हो सकता है। इमरान बोला, अल्लाह मालिक है, आप कल दोपहर को जरूर आए, फिर बात करेंगे। आप जहाज की रवानगी के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात हासिल कर सकें तो वो कार हमारे लिए बड़ी मुफीद होंगी, कोशिश करूंगा। ये कहकर स्टार सेठ अपनी गाड़ी की तरफ चल दिया। इमरान और कमांडो जबरान बेडरूम में आ गए। इमरान ने खुफिया कोड वाला तय किया हुआ कागज कोने में बाथरूम के बाहर खड़ी वजन करने वाली मशीन के नीचे छुपा दिया। बेडरूम की दोनों बत्तियां बुझाकर इमरान ने बाथरूम के दरवाजे पर लगी हुई 10 वाट की नीले रंग की बत्ती जलाई और पलंग पर लेटकर इसकी पूछते टेक लगा दी। जिब्रान साथ वाले पलंग पर नीम दराज हो गया, कहने लगा, रूसी जहाज में दाखिल होने का कोई तरीका मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। इमरान बोला, इस वक्त मुझे भी कुछ नहीं सूझ रहा, सो जाते हैं, सुबह ताज़ा दम होकर बात करेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में हमें हमारी हौसला अफजाई करें। दोस्तों, आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि आवाज अल्लाह ताला की तरफ से होती है, तो प्लीज आवाज का इशू मत बनाया करें, बल्कि इस कहानी को एंजॉय करें। और प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्रिप्शन के साथ साथ बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो बिला ताहीर आप लोगों तक पहुंचती रहे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।